वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन टू लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। इससे पहले के वीडियो में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट किया था सिंगल न्यूरॉन मॉडल से, और इस वीडियो में हम करेंगे टू लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट, और सेम प्रॉब्लम हम लेंगे कैट क्लासीफायर की, जिसका डाटा सेट हम कैगल से इंपोर्ट करेंगे। तो पिछला जो वीडियो था हमने उसमें हमने कैगल से डाटा इंपोर्ट किया था, और वो डाटा था इस लिंक से, इस एपीआई के थ्रू हमने डाउनलोड किया, और उसके बाद में उस डाटा को हमने नमपाई में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज किया, और फिर ये जो हमारा कोड है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन का, इसके थ्रू वेट्स को ऑप्टिमाइज़ किया। तो चलो इसको चला के देखते हैं। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास में कुछ टाइम लगेगा इसको रन होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 5000 हमने इटरेशन दी है, सिंगल न्यूरॉन मॉडल है, और लर्निंग रेट 0.005 है। तो अगर आपको याद हो तो इसका जो एक्यूरेसी आई थी वो लगभग 38% थी। तो इसको अगर हम देखेंगे तो एक्यूरेसी 38% आ रही है। और इसको अगर हम सेम प्रोग्राम को लर्निंग रेट बढ़ा के अगर हम चलाते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम ट्रेन होने में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये पूरा ट्रेन हो गया है हमारा मॉडल 15,000 इटरेशन के लिए, और कॉस्ट की वैल्यू 0.02 आ रही है। इसका जो लर्निंग कर्व है वो देखते हैं। लर्निंग कर्व बहुत स्मूथ हो गया है, और वैसे तो अभी और गुंजाइश है इसमें, बट कोई बात नहीं। हम इसको रन करके देखते हैं, प्रेडिक्शंस निकालते हैं टेस्ट डाटा पे, और उसके बाद में फिर हम इसकी एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करेंगे टेस्ट डाटा पे। और अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी बढ़ के 0.52 हो गया। इसके बाद एक्यूरेसी अगर हम और भी कुछ बढ़ाते हैं, सपोज हमने इसको 50,000 इटरेशन कर देते हैं और दोबारा से देखते हैं। ये जो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इसको दोबारा रन करा रहे हैं, तो क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन वेट्स और बायसेस का इसके अंदर ही कर रहे हैं, तो इससे दोबारा वो 0 स्टेप से स्टार्ट करता है। अदरवाइज़ जब हम इनिशियलाइजेशन अगर बाहर करेंगे तो आपके जो पुराने वेट्स हैं उन्हीं को कंसिडर करेगा। तो वेट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 50,000 इटरेशन दे दिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉस्ट आती है इस केस में। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है सारी 50,000 इटरेशंस के लिए, और कॉस्ट की वैल्यू बहुत कम आ रही है, लगभग 0 को अप्रोच कर रही है। तो लेट अस सी कि इसका जो लर्निंग रेट कर्व है वो कैसा है। लगभग फ्लैट हो गया है। देखो तो अगर आप 40,000 लगभग 32,000 के बाद में इट्स अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, तो इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो अभी हम टेस्ट का डाटा प्रेडिक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, पर हम डायरेक्टली एक्यूरेसी ही निकाल लेते हैं। और ये देखो 62% एक्यूरेसी हो गई। तो मैक्सिमम आप इसकी एक्यूरेसी 62% जाएगी, क्योंकि अब और बहुत ज़्यादा इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। नंबर ऑफ़ इटरेशन बढ़ा लेंगे, क्योंकि तब भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। अगर हमको इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमको हिडन लेयर्स में जाना पड़ता है। तो हिडन लेयर का प्रोग्राम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है। अगर आप देखोगे तो ये इससे ऊपर जितना भी है सब वही है जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ किया है। डाटा सेट को पहले बनाया है, नॉर्मलाइज किया है, कुछ पैरामीटर्स हमने इनिशियलाइज किए हैं, और फाइनली हमने ये एक एल्गोरिदम बनाया। और जब आप इस एल्गोरिदम को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई जो एक्यूरेसी है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। अगर कॉस्ट के कंपैरिजन में भी करेंगे तो 0.0069 कॉस्ट इसका आ रहा है। इसका रुको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि ये ऐसा क्यों है। और अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखेंगे तो 68%। इसके बाद और भी बढ़ जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे पूरा प्रोग्राम पूरा मैथमेटिक्स समझने के बाद में। तो इसमें जैसे पहले वाले प्रोग्राम में भी आप जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल था उसमें भी फॉरवर्ड प्रोपगेशंस के स्टेप्स थे, इसमें भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन के स्टेप्स होंगे।
फिर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना है और फिर हम आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के ग्रेडियंट्स को निकालेंगे और फिर अपडेट करेंगे। तो सेम स्टेप्स रहेंगे। इसमें जो कोड्स की हर ब्लॉक में कोड्स की लाइन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन और मॉडल की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझते हैं और उसके बाद में इसको देखेंगे भाई ये इक्वेशंस जो मैंने लिखी हुई हैं ये कहाँ से आई और ये किस तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल नेटवर्क है जिसके अंदर एक हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर, एक इनपुट लेयर है। बाई कन्वेंशन जब हम लेयर्स को काउंट करते हैं तो इनपुट लेयर को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये आपका 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है। और इसमें जो हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे लेयर्स के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स रहेगा वो लेयर नंबर को इंडिकेट करेगा और जो n है वो आपके न्यूरॉन इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर इंडिकेट करेंगे। अगर हम रिकॉल करें तो हमको पता चलेगा कि जो हमारा इनपुट फीचर है वो nx, m का शेप रहेगा, जो ग्राउंड ट्रूथ लेवल है उसका 1, m का शेप रहेगा, जो हमने पिछले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में भी पढ़ा है। और ith ट्रेन एग्जाम्पल के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट पैरेंथेसिस आई इंडेक्स को यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट ट्रेन एग्जाम्पल है, 2 है तो सेकंड ट्रेन एग्जाम्पल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम फोकस करेंगे हमारे पास में फर्स्ट न्यूरॉन को, हिडन लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन को जब हम फोकस करते हैं तो जो ये हमारा यूनिट है, जो न्यूरॉन है, इसके अंदर 2 पार्ट में प्रोसेस होगा। एक फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सेकंड पार्ट में जो हमारा नॉन लीनियर एक्टिवेशन है वो प्रोसेस होगा और आपके पास में एक जो आउटपुट आएगा उसको हम अब ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेटेड आउटपुट है, फर्स्ट न्यूरॉन का आउटपुट है जो फर्स्ट हिडन लेयर में है और आई ट्रेन एग्जाम्पल का है। और ये जो इक्वेशंस हैं ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थी, जो हम पिछले वीडियो में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। ये एक्टिवेटेड आउटपुट है जब हम इसको एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू पास करेंगे। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया था, पर अब हम जो हिडन लेयर्स हैं उन पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास 0 से लेके 1 की वैल्यू देता है। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे 10 हाइपरबोलिक फंक्शन, बट अदरवाइज़ हम रैलू और लीकी रैलू भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मैपिंग है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो आउटपुट लेयर पे सिग्मॉइड यूज़ करेंगे क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का जो यूज़ है वो ज़्यादातर बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेयर पे होता है, अदरवाइज़ हम नहीं यूज़ करते हैं। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास में रिग्रेशन की प्रॉब्लम है आउटपुट लेयर पे, पर हमने कभी भी हिडन लेयर्स में आउटपुट लेयर और इनपुट लेयर के बीच में लीनियर फंक्शंस को हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपको हमेशा लीनियर एक्टिवेशन ही देगा और कभी भी हम उसमें नॉन लीनियरिटी नहीं ऐड कर पाएंगे, तो वो डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन ही देगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं वो लर्न नहीं कर सकता। तो ये रीज़न है कि हम लीनियर कभी भी बीच में नहीं यूज़ करते हैं, बट लास्ट आउटपुट लेयर पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली है कि जो हमारे पास एक्टिवेशन के बाद का जो आउटपुट है उसको हम एक्टिवेटेड आउटपुट बोलेंगे, और ये हिडन लेयर 1 के एक्टिवेटेड आउटपुट हैं और यहाँ पे जो आपके पास आएगा हिडन लेयर 2 का एक्टिवेटेड आउटपुट आएगा। इसी तरीके से जो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको हम एक्टिवेशन आउटपुट ऑफ 0th लेयर बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई जब x1, x2 और x3 को एक्टिवेटेड आउटपुट भी बोल सकते हैं, A1 ऑफ 0th लेयर, A2 ऑफ 0th लेयर, A3 ऑफ 0th लेयर। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं सेकंड न्यूरॉन के लिए और थर्ड न्यूरॉन के लिए। इस तरीके ये इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, और फोर्थ न्यूरॉन के लिए इनफैक्ट। तो ये जब चारों को हम फाइनली क्लब करेंगे और फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि लेयर का जो प्रोसेसिंग है वो एक साथ होगा, तभी हम उसको वेक्टराइज फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
और आउटपुट का जो हमारा एनालिसिस है वो इन सब का जो यहाँ से एक्टिवेटेड आउटपुट आया A1 A2 A3 A4 ऑफ हिडन लेयर 1, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे A1 A2 A3 A4। इसी तरीके से जो वेट्स हैं वो हमने यहाँ असाइन करने हैं। तो वेट की जो इंडेक्स हैं वो इस तरीके से कि जो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो हमारे को इस न्यूरॉन का नंबर इंडिकेट करता है, और जो ये सेकंड इंडेक्स है वो इस न्यूरॉन का नंबर इंडिकेट करता है। सो सिमिलरली इस केस में ये 1 इज़ दिस न्यूरॉन आउटपुट लेयर में, क्योंकि एक ही न्यूरॉन है, एंड 4th इज़ दिस न्यूरॉन, एंड सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशंस। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पे आपने सिग्मॉइड यूज़ करना है, और इससे पहले ये जो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ यूज़ करने हैं आपने न्यूरॉन 1 2 3 ऑफ हिडन लेयर 1 अप टू 4, ये हमने tan हाइपरबोलिक करना है। पर अगर आप रैलू भी यूज़ करोगे या लीकी रैलू भी यूज़ करोगे वो भी इक्वली गुड रिजल्ट देगा। तो ये आपके पास सिग्मॉइड फंक्शंस के जनरल एक्सप्रेशंस हैं। ये आपको इसलिए चाहिए कि आपने एक्टिवेटेड आउटपुट निकालने हैं। रैलू के लिए ये इक्वेशन है, लीकी रैलू के लिए ये इक्वेशन है, जिसमें हम एक स्लोप इसको कांस्टेंट दे देते हैं अगर वैल्यू 0 से कम है, अदरवाइज़ जो वैल्यू इनपुट है वही वैल्यू आपकी आउटपुट पे आएगी। और जनरली हम नॉर्मलाइज करके इनको डाटा को देते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो कर्व है वो 1 to 1 दिखा रखा है, और तो इसका जो स्लोप है वो भी आपके पास में 1 होगा। तो जो tan हाइपरबोलिक फंक्शन है वो सिग्मॉइड शेप का ही फंक्शन होता है, बट जो इसका ओरिजिन है वो शिफ्टेड होता है, और यहाँ पे आप 0 पे से ओरिजिन पास करते हैं, तो इसमें ये नेगेटिव जो रेंज की वैल्यू है उनको भी मैप कर लेता है। और जो जनरली हम स्टैंडर्डाइज जब करते हैं तो आपके पास में हम कोशिश करते हैं कि जो उसका मीन है वो 0 पे रहे डाटा का, तो उसका भी एक एडेड एडवांटेज है जो आपको tan हाइपरबोलिक में मिलता है, और वो बढ़िया फास्ट लर्निंग होती है। तो ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन का आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है nth नोड के लिए। तो ये x1 x2 x3 ये इनपुट फीचर हैं, और n अगर 1 है यहाँ पे लेयर nth नोड ऑफ हिडन लेयर, तो अगर ये यहाँ पे nth नोड है हिडन लेयर जो आपकी फर्स्ट हिडन लेयर है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 1 1 2 1 3 होगा, और सेकंड नोड है तो इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखोगे जो इक्वेशन हमने बनाई थी हिडन लेयर के लिए वो ये इक्वेशंस बनी थी, इन सबको कलेक्टिवली आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको z सुपरस्क्रिप्ट 1 से लिखेंगे, और ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, इसलिए हम यहाँ पे कोई आई नहीं लिख रहे हैं या इनको बार बार स्टैक नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग एग्जांपल तक। इसी तरीके से जो W है, जो फर्स्ट W है वो ये ओवरऑल आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये बनेगा, और A0 इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स रहेगा, जो हमारा पहले भी हम ये यूज़ करते थे x1 x2 अप टू xnx, यहाँ पे nx की वैल्यू 3 है। तो ये आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी अब वो हो जाएगा x1 इज़ इक्वल टू W1 A0 प्लस B1। तो जब हम ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसपोज है, पर जब हम इस इक्वेशन में ये मैट्रिक्स जब हम यूज़ करेंगे तो आपके पास में ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम W को जो डिफ़ाइन किया है वो इस हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ है कि W1 W2 W3 जो ये वैल्यूज़ हैं इनपुट फीचर के हिसाब से वो आपके पास में इस तरफ से जा रही हैं, और जो इन हिडन लेयर के नोड्स हैं वो ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो W जो है कैपिटल W, इसका एक जो शेप का तरीका है वो ये है कि NL जो भी नंबर ऑफ नोड्स हैं nth लेयर में जो हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो उसके कॉलम्स हैं वो रहेंगे L-1 जो उससे पहले वाली लेयर में यूनिट्स हैं। तो जब हम फर्स्ट हिडन लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो N1 इज़ इक्वल टू 4 इन दिस केस, और L-1 दैट इज़ द N0 में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं। तो इसका जो आपके पास में शेप है वो 4/3 का रहेगा।
तो जब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके साथ में, तो ये डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा W11 A10 W12 A20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं है, और जो ए का आपके पास में रहेगा शेप वो रहेगा NL-1, इतने नंबर ऑफ रोज़ रहेंगे, और कॉलम एक रहेगा अगर आपके पास में एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। जैसे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ भी साइज़ M हो जाएगा, पर इसके साइज़ में ट्रेनिंग एग्जाम्पल बढ़ें घटें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं इस केस में वो ये है कि जो लॉस फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हमने यूज़ करना है, जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यूज़ किया है। तो बैक प्रोपोगेशन अगर हमारे पास एक ट्रेनिंग एग्जांपल है तो ये बेसिक इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि हमने बैक प्रोपोगेशन में जो हमारा मेन एम होता है कि हमने डेरिवेटिव निकालने हैं, क्योंकि आपने वेट्स और बायसेस को अपडेट करना है। और डेरिवेटिव का मतलब है कि एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए कि आपको जो ये वैल्यूज़ हैं डेल एल ओवर डेल डब्ल्यू और डेल एल ओवर डेल बी की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में जब लॉस इज ए फंक्शन ऑफ A2 एंड Y, तो इसलिए आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये आपके पास में जो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है उसके हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि हम आउटपुट पे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया है। जब हम W1 पे जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो वेट्स हैं आउटपुट लेयर में वो 4 वेट्स हैं, तो ये आउटपुट लेयर है, ये फर्स्ट वेट है, और इसको आपने चेन रूल के थ्रू लिख दिया है कि डेल एल ओवर डेल ए, डेल ए ओवर डेल जी, डेल जेड ओवर डेल W1। तो फाइनली ये आपके पास में इतना बच जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पहले निकाली थी कि ये वैल्यू है। इसकी जगह लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम x1 यूज़ कर रहे थे, बट अदरवाइज़ ये वैल्यू अब a से हमने रिप्लेस कर दिया है। चाहे x1 लिखें a लिखें एक ही बात है, पर a कंसिस्टेंसी को मैच करेगा, तो इसलिए हमने इसको A1 A2 A3 A4 के हिसाब से लिख दिया है। तो आउटपुट लेयर का जो हमारा एम था कि भाई हमने लॉस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू DW, वो हमारे पास में ये रहेगा। और इसी तरीके से जो विद रिस्पेक्ट टू बायस है वो ये हो जाएगा, और हम यहाँ पे ऐसे इनको अपडेट कर सकते हैं। तो जो W2 है यहाँ पे ये सारे वेट्स हैं, 4 वेट्स हैं, और इसके अंदर जो B है उसमें आपके पास A की वैल्यू है। हिडन लेयर का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आउटपुट लेयर इज़ वेरी सिमिलर टू द लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंगल न्यूरॉन मॉडल वेट अपडेट, बट हेयर इन दिस केस हिडन लेयर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हिडन लेयर में आपके पास में जो आपने वेट्स जिनके अगेंस्ट डेरिवेटिव निकालने हैं वो 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास में 12 वेट्स हैं, और 4 बायसेस हैं जो ये आपको दिख रहे हैं। तो 12 + 4 16 16 आपके पास ऐसी इक्वेशंस बननी चाहिए। तो 16 के लिए पहले हम एक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि आपने जो लॉस है उसको विद रिस्पेक्ट टू W11 ऑफ लेयर 1 के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि ये A2 का है और A2 Z2 का पे बेस्ड डिपेंडेंट है, Z2 A1 पे डिपेंडेंट है, जो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ ये A1 पे डिपेंडेंट है, और A1 Z1 पे डिपेंडेंट है, Z1 W11 पे डिपेंडेंट है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके का चेन रूल से हम यहाँ इसको निकालेंगे। अब हम इसके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पैरामीटर को हमको पहले से पता है, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों को मिला के हमने ये लिखा, वो लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z, और इसको हमने DZ2 से रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट टू सेव सम टाइम। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में A2 - Y आ गई। ये आपने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में भी यही वैल्यू आती है। उसके बाद क्योंकि हमने वहाँ पे डायरेक्टली DW लिया, तो इसके साथ A या X की वैल्यू और आ जाती है। तो जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इसके साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A1, तो आप ये वाला जो आपके पास इसका जो टर्म है रहेगा रिलेटेड टर्म, जो A1
1 को मल्टीप्लायर होगा, कोफिशिएंट होगा, वो आएगा। इसी तरीके से आपने जो a1 1 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो यहाँ से आएगा। ये तो बेसिकली सिग्मॉइड के लिए है, ये और ये 2 रहेगा यहाँ पे। तो ये आपके पास में a1 का डिफरेंशिएशन रहेगा, इसको g डैश से रिप्रेजेंट किया है, और इसको जब आप 1 1 पे करोगे तो ये x1 आएगा, और इसको हम यहाँ पे a0 1 0 भी लिख सकते हैं। तो ये जब आप सभी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास में लॉस विद रिस्पेक्ट टू z1 ये वैल्यू आएगी, जिसको हम नेक्स्ट टाइम से dz1 लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है वो dz2 ये वाली वैल्यू, और फिर w11 आप जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन है जो हमने इसकी जगह पे लिखा है, और जो dg जो g डैश z1 है वो हमारे पास में ये है, क्योंकि यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपके पास में dz1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हमने ये आपके पास वैल्यू आएगी, जिसको हम dz1 लिखेंगे, और फिर आप इसको वेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ये वाली वैल्यू है, इसके साथ में मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी जो ग्रेडियंट देगा आपको एक पर्टिकुलर वेट इसके रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ऐसे सभी निकाल लेंगे, ये जैसे हमने एक के लिए वैल्यू लिखी है तो ऐसे सभी के लिए वैल्यू लिख के हम इस dw में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे dw को समझने की ज़रूरत है, जो dw का जो शेप होगा वो शेप वही होगा जो w1 का शेप है, और w1 का शेप क्या है, nl और nl-1। तो nl है हमारे पास में जो जब हम फर्स्ट हिडन लेयर की बात करें तो उसमें 4 न्यूरॉन्स हैं, और उससे पहले 3 आपके पास में इनपुट वैल्यू आ रही हैं जो इनपुट लेयर से आएंगी, तो 4,3 है। तो dw का भी जो शेप होगा वो 4,3 होगा, और ये फर्स्ट वैल्यू है वो dw11 है, फिर dw12 हो फर्स्ट लेयर, dw13 ऑफ सेकेंड फर्स्ट लेयर, dw21 ऑफ फर्स्ट लेयर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्म में तो हमारे पास में फाइनली ये वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे x की जगह एक्टिवेटेड आउटपुट से रिप्लेस कर दिया है, जस्ट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिंबल्स, अदरवाइज हम यहाँ x भी सब्स्टिट्यूट करा रह सकता था। और इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है कि जो ये वैल्यू अगर आप देखोगे w1, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब में कॉमन हैं, यही वैल्यू रहेंगी, और उसके बाद जो ये वैल्यू हैं ये सब में पूरे के पूरे रो में सेम है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया, और इसके साथ में आपने इसको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर आप इसका साइज़ देखोगे तो ये 4 × 1 है, इसका साइज़ अगर आप देखोगे तो ये 1 × 3 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। तो इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं dw1, जो dw1 लेट मी रिमाइंड इट इज़ नथिंग बट d loss divided by or the partial differentiation of loss with respect to w1। तो ये जो वैल्यू है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dw1 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। w2 अब ये है, ये इसका जो अगर आप देखेंगे शेप तो ये होना चाहिए, आउटपुट लेयर का आपके पास 1 न्यूरॉन है और हिडन लेयर में आपके पास 4 न्यूरॉन है, तो ये 1,4 का शेप आपके पास w का होना चाहिए। पर यहाँ जो आपको शेप आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में ये 4,1 का आ रहा है, तो जो हमारे पास w का ट्रांसपोज इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये है, ये एक्सप्रेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, tan हाइपरबोलिक फंक्शन का रहेगा, और यहाँ पे आप ये जो वैल्यू है ये a के लिए वैल्यू रहेगी, और ये इस केस में
इसको आप अगर हम देखें तो ये x इनपुट फीचर मैट्रिक्स x हो जाएगा। कैपिटल X नहीं, ये स्मॉल x रहेगा, पर इसमें 3 वैल्यूज़ रहेंगी। तो बेसिकली हम इनको कॉलम के हिसाब से डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से ट्रांसपोज में चला जाएगा। तो इसी कारण से अगर आप देखोगे अब, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी DW की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इनके शेप्स हैं जो Z2 का जो शेप रहेगा वो 1,1 रहेगा। W2 का शेप मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 1,4 होगा। इसका जो शेप वही होगा जो Z1 का शेप है, तो 4,1 रहेगा, क्योंकि Z1 इज़ दी न्यूरॉन जितने आपके पास में हिडन यूनिट्स हैं उसी पे बेस्ड होगा। और जो WL किसी भी यूनिट के लिए जो WL का जो शेप है वो हमने डिस्कस किया कि NL और NL-1 रहेगा। ये डेरिवेशन है एक्टिवेशन फंक्शन का, आप इसको पॉज करके फॉलो कर सकते हैं, इट्स सिंपल। अब हम चलते हैं M ट्रेनिंग एग्जांपल्स की तरफ कि अगर आपके पास में जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, M ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएगा। तो अगर हमने इसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन को इम्प्लीमेंट करना हो, तो जो हम IS ट्रेनिंग एग्जांपल्स वाली इक्वेशंस जो हमने डेवलप की थी पहले एक ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ में, जब हमने कुछ फिगर्स को लिखा था इक्वेशंस, तो वो ये इक्वेशंस हैं जो एक किसी भी IS ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए, और अगर हम इसको लूप चलाएंगे M ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए तो आपके पास में कुछ आउटपुट आएगा। पर हम इस लूप को अवॉइड करने के लिए हम लिखेंगे कि जो आपके पास में Z1 जो कैपिटल Z1 है, जिसमें हम ये सारे के सारे जो एक ट्रेनिंग एग्जांपल के Z हैं उसको हमने स्टैक कर दिया डिफरेंट कॉलम्स में, तो आपके पास में ये, और उन सभी को हमने कैपिटल Z1 से इंडिकेट कर लिया। इसी तरीके से A1 को हमने जो हमारे पास में एक्टिवेटेड आउटपुट थे लेयर 1 के, उन सबको हमने M ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए स्टैक कर लिया, और फिर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हमने कैपिटल A का नाम दे दिया। तो Z1 को हम फाइनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं, जैसे ये हमने यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इसी तरीके से इसके अंदर वैल्यूज़ हैं डिपेंडिंग ऑन कि भाई वो कौन से हिडन लेयर पे काम कर रहे हैं। तो Z की वैल्यू ये हो गई, और A1 की वैल्यू ये आपके पास में आएगी। A1 और ये हिडन लेयर का है, और ये फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल, सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल, MF ट्रेनिंग एग्जांपल, और ये आपके पास में जो फर्स्ट हिडन लेयर पे कितने यूनिट्स हैं या न्यूरॉन हैं उसको इंडिकेट करता है। जैसे इस केस में हमारे पास अगर 4 न्यूरॉन हैं जो हमने नेटवर्क लेके चल रहे, तो A1, A2, A3, A4 तक चलेगा, और इसी तरीके से ये Z1, Z2, Z3, Z4 तक चलेगा। W को भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इसका शेप रहेगा, जो करंट लेयर है उसके रेफरेंस में ये चलेगा। तो इसको जब ये इक्वेशंस को, अब इन इक्वेशंस को अगर हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स के फॉर्म में, तो हम इक्वेशंस हमारी ये कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसका जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे फाइनली हम इसको वेक्टर फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, दैट इज़ NP.W1, X। तो साइज़ और शेप आपको पता है कि W1 का शेप रहेगा, अगर हम फर्स्ट लेयर लेके चलते हैं तो 4,3, और X का जो शेप रहेगा वो रहेगा 3,M। अगर हमारे पास 50 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं तो ये जो आउटपुट आएगा इसका वो उसी हिसाब से आपके पास में आउटपुट आएगा, और अगर M ट्रेनिंग एग्जांपल हैं तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो 4,M से निकल के आएगा। तो इसके साथ में जो बाकी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, वो आप X को हम A0 से रिप्लेस कर देते हैं, फिर A1 आप निकालोगे कि इसको आपने एक्टिवेट करना है 10 हाइपरबोलिक से, तो आपके पास वैल्यू A1 की आएगी, और Z2 ये बेसिकली Z2 आएगा W2 A1 प्लस B2, और A2 आपके पास में आएगा G ऑफ Z2, इसका आप एक्टिवेट करना है, और इसमें आपने सिग्मॉइड यूज़ करना है। तो बैक प्रोपोगेशन के स्टेप्स हमने पहले पढ़े थे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस इस तरह, जहाँ भी आप
चाहें वहाँ पॉज करके इसको दोबारा एक्सप्रेशंस को डिटेल में देख सकते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और ये जो आउटपुट लेयर का एनालिसिस है वो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी किया है, और जो फाइनल आउटपुट लेयर का हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के भी केस में किया था, वो ये इक्वेशन थी जो हमने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट की थी। अगर हमने dz2 की फॉर्म में लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और डायरेक्टली हम इसको सब्स्टिट्यूट भी यहाँ कर सकते हैं जो हमने पिछली बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में किया था। और ये हमारे पास dB की, इस रिमाइंड करा दूंगा, ये dW का मतलब लॉस विद रिस्पेक्ट टू, और इस केस में इट इज़ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू W, कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू बायस। तो जब हम ith ट्रेन एग्जाम्पल के लिए हिडन लेयर का लिखेंगे तो इस तरीके का आपके पास डेरिवेटिव बनेगा, और जब हम m ट्रेन एग्जाम्पल का लिखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इस तरीके से अरेंज होंगे। तो इसको समझने के लिए बेटर है कि हम इनकी शेप से इसको समझें। जो WT ट्रांसपोज की शेप है वो 1,4 होगा, क्योंकि जो W आपके पास इसका जो शेप आता है वो NL, NL-1 रहता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट हिडन लेयर का अगर हमने निकालना है जो वेट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट हिडन लेयर में 4 आपके पास में यूनिट्स हैं, और जो जीरोथ हिडन लेयर में 3 यूनिट्स हैं जो आपके पास फीचर्स को इंडिकेट करते हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास सेकंड आउटपुट लेयर में NL की वैल्यू W2 के लिए हो जाएगी आपके पास 1, और इसके साथ हो जाएगा 4। तो W2 का शेप 1,4 है, ट्रांसपोज का 4,1 हो जाएगा। इसके साथ में आप जो Z2 का शेप है, DZ2 का शेप है वो 1,M हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं वो आपने स्टैक कर देने हैं कॉलम्स में, डिफरेंट कॉलम्स में, तो 1,M हो जाएगा। और इस दोनों का मिला के जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का जो शेप है 1,M और 4,1 से 4,M का आपके पास शेप आएगा इसका। और जो एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका जो शेप आएगा वो आपके पास 4,M का आएगा। तो ये यहाँ पे कैपिटल Z है। अब इसका शेप 4,M है, इसका शेप भी 4,M है। तो जो इसके प्रोडक्ट का शेप होगा, यहाँ से लेके अगर हम इसको यहाँ तक साथ में लेके जाएंगे तो ये जो शेप होगा, एक तो इसको हम वो भी 4,M का होगा, और इसको हम बोलेंगे लॉस, द डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू Z1। और इसका जो शेप है वो 4,M रहेगा। इसके बाद जब हम इसके शेप में आएंगे A0 ट्रांसपोज के, सो A0 का जो शेप है वो अगर हमको आपको याद है कि वो हम जितने भी फीचर्स हैं वो हम रो में अरेंज करते हैं। तो अगर ये 3 है तो A0 का जो शेप है वो आपके पास में 3,1 होगा, और जो कैपिटल A0 जब आएगा तो उसका 3,M होगा, क्योंकि सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स को हमने स्टैक कर देना कॉलम में। और जो इसके ट्रांसपोज का शेप है वो M,3 हो जाएगा। और इसका मतलब जो DW1 का जो शेप आएगा वो हमको पता है कि वो 4,3 आना चाहिए। अगर हम यहाँ से भी देखेंगे तो इसका शेप 4,1 है, यहाँ पे M,3 है। तो इन दोनों को जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका जो शेप है वो 4,3 आएगा, और यही हमारे पास यहाँ पे DW का शेप आना चाहिए। और DW का शेप वही होगा जो W1 का शेप है। तो इससे हमारा जो अरेंजमेंट है वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक डॉट प्रोडक्ट है, और ये एक दूसरा डॉट प्रोडक्ट है इसका और इसका। तो इस जब हम इसको DW1 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक डॉट प्रोडक्ट ये होगा और दूसरा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में होगा, और ये आपका इसके साथ में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, जो क्योंकि इन दोनों का शेप ये 4,M है और इसका शेप भी 4,M है। इसी तरीके से हम
DB1 को निकाल सकते हैं, वो आपके पास समेसन होगा DZ1 का। तो ये हमने लेना है, इसको सम करना है और उसका मीन लेना है और वो आपके पास में DB1 की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं इसको हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कोड के थ्रू। तो ये आपके पास, ये हमारे पास में कोड है। इनिशियली हमने कुछ चीज़ें वही की हैं जो हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन में की थी, और उसके बाद में आपने ये अनजिप कर लेना है डाटा। पहले डाटा डाउनलोड करना है डाटा सेट, और उसके बाद में अनजिप करना है, क्योंकि डाटा सेट ऑलरेडी है तो इसको हम नो कर देते हैं कि भाई आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। नमपाई में कन्वर्ट किया डाटा सेट को, और उसके बाद में आपने एक्स और वाई में डाटा बना लिया, जो ट्रेन का डाटा है नॉर्मलाइज करके एक्स में कर लिया स्टोर, और यहाँ पे जो अब लेबल हैं ट्रू लेबल वे वाई में कर लिए, और इसी तरीके से टेस्ट का डाटा बनाया। यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हिडन यूनिट इन हिडन लेयर, and then the nx, that is the number of features, and mtrain, number of training examples, और यहाँ पे ny की आपके पास में जो साइज ऑफ आउटपुट लेयर क्या है। तो इसके बाद में हमने इसको वेट्स को इनिशियलाइज करना है। वेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए जो मैट्रिसेस का हमको शेप चाहिए, वो W1, जो हमने पहले भी डिसाइड किया कि ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये NL और NL-1 है। तो NL यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। B भी 4,1 है फर्स्ट हिडन लेयर के लिए। W2 जो आपके पास में है 1,4 हो जाएगा, और B2 आप जो है वो 1,1 हो जाएगा। तो ये शेप इंश्योर कर सकते हैं। और ये असर्ट एक कमांड है बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम बाद में और ज़्यादा बार यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके जो शेप्स हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में आप ये 4 इक्वेशंस इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने थ्योरी में भी पढ़ी है। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन है जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, और एक्टिवेटेड आउटपुट आपके पास में A1 tan हाइपरबोलिक एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। Z2 की वैल्यू निकालेंगे और A2 की वैल्यू निकालेंगे। ये A2 इज़ नथिंग बट इट इज़ y हैट, और ये चारों के चारों हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं कोड में, और ये उसी तरीके से जैसे हमने पहले किए थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में। तो यहाँ पे फिर इसको चेक किया कि अभी हमारा जो शेप है डिफरेंट मैट्रिसेस का, जो A2 का शेप है वो पूरा ऑर्डर में है या नहीं है, और ये सारे के सारे ट्रेनिंग एग्जांपल का है। तो A2 का शेप भी आपके पास 1,m का आना चाहिए, और शेप जो x डॉट शेप 1 में आपके पास में m, यहाँ डायरेक्टली हम m ट्रेन भी लिख सकते हैं, या m ट्रेन हमने यूज़ किया तो m ट्रेन को भी यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये लॉस फंक्शन का एक्सप्रेशन है, तो लॉस फंक्शन हम इसी तरीके से एक्सप्रेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। जो लॉग फंक्शन है ये मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, ये यहाँ पे लॉग निकाला है, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इसको सम कर दिया है, फिर प्रिंट निकाला है कॉस्ट। तो ये वैल्यूज़ आपके पास मैच होनी चाहिए। ये मैच तभी होंगी जब आपने सीड जो लिया है रैंडम का वो 2 लिया है। अगर आप कुछ सीड और लेते हैं या बिना सीड के करते हैं, तब आपके पास ये जो हमारे वैल्यू है वो वैल्यू मैच नहीं होगी। और जो बैक प्रोपगेशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो हम DZ2 निकालेंगे पहले, फिर DW2 को इम्प्लीमेंट करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ में, और DB को इम्प्लीमेंट करेंगे सम के साथ में। ऐसे ही DZ1 को आप इम्प्लीमेंट करेंगे एक डॉट प्रोडक्ट के साथ में, W और Z का रहेगा, और फिर ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन रहेगा। फिर DW को हम करेंगे दूसरे डॉट प्रोडक्ट के साथ में, जो Z और A ट्रांसपोज का डॉट प्रोडक्ट रहेगा, और
डीबी को हम सम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमने पहले डिस्कस भी किया है थ्योरी में। तो कीप डायमेंशन ट्रू एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप कीप डायमेंशन ट्रू नहीं लिखते हैं तो इसमें जो आपके पास में एक टुपल आएगा जो 2, 3, 1, इस तरीके का, वो हमारे को बाद में मुश्किल देता है कैलकुलेशंस में। तो ये हमने कीप ड्रीम ट्रू लिखना है। तो वो डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन का आपके पास में मेन मैट्रिक्स है, उसी डायमेंशन में आपके आउटपुट आएगा। तो ये इक्वेशंस जो हमारी 6 इक्वेशंस हैं, 6 इक्वेशन एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट की, और फिर फाइनली हमने इसको फुल कोड लिखा, और वो इक्वेशंस जो हमने ऊपर पहले टेस्ट की थी वो सारी इक्वेशंस हमने कोड में लिखी। लर्निंग रेट 0.005 है, मैक्सिमम इटरेशन 3000 है। इसके साथ में हम इसको चला रहे हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के स्टेप्स हैं, कॉस्ट का स्टेप है, फिर आउटपुट लेयर पे डेरिवेटिव हमने निकाले। 3 इक्वेशंस ये हैं जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके नीचे 3 इक्वेशन हैं आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के लिए। तो ये 6 इक्वेशंस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किए आउटपुट और हिडन लेयर के लिए। तो ये 6 इक्वेशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। यहाँ पे आपके पास ये अपडेट्स करेंगे वेट्स एंड बायसेस को। सो W1 का जो साइज़ है वो 4,3 रहेगा, W2 का जो साइज़ है वो 1,4 रहेगा। और जब ये 3000 इटरेशन पूरे हो जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कॉस्ट क्या है और लर्निंग। अब कॉस्ट देखोगे ये हो गया 0.011 है। अगर इसका प्लॉट करेंगे तो ये अभी एक्चुअली फर्स्ट इटरेशन से स्टार्ट होगा, तो ये 0.7 इनिशियली था और ये यहाँ पे आते आते 0.1 हो गया। तो अगर इसको आप प्रेडिक्ट करेंगे, ट्रेनिंग को पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू कि क्या इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप देखेंगे तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जिसमें ये जो 3 प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक नहीं आई हैं, बाकी प्रेडिक्शंस ओके हैं। टेस्ट के लिए प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ पे W1 W2 ये जो बायसेस और वेट्स हमने पहले ऑप्टिमाइज किए थे, वाई टेस्ट और नंबर ऑफ टेस्ट को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या इसका प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। तो जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसका बनेगा फाइनली टेस्ट का, वो ये आपके पास में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आया। अगर आप इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी हम एक्यूरेसी स्कोर निकाल सकते हैं, 0.64 आया। अब इसमें एक्यूरेसी हमारी इम्प्रूव हुई है, पर बहुत इम्प्रूव अभी नहीं हुई है। जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से किया था वहाँ भी हम शायद एक ठीक ठाक एक्यूरेसी पे पहुँच गए थे जब हमने नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाए थे। अगर मैं अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो हम क्योंकि वेट्स एंड बायसेस पहले से ऑप्टिमाइज्ड हैं, ये उन्हीं वेट्स एंड बायसेस से स्टार्ट करके फिर फर्दर अपनी जो प्रोसेस है हमारा लर्निंग का, उस प्रोसेस को वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से छोड़ा था। वो इसलिए क्योंकि इस के अंदर हमने जब हम इस लूप को चला रहे हैं तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया हुआ है। इनिशियलाइज हमने वेट्स और बायस को बहुत ऊपर करा है। अगर हम इनिशियलाइजेशन भी इसी प्रोग्राम में कर देते तो ये वापस 0 से स्टार्ट होता। तो इसको हम एडवांटेज है कि अब एक तरीके से पहले 3000 इटरेशन आ गई, अब 3001 से लेके 6000 तक का हमारे पास डाटा आएगा। और जो कॉस्ट आएगी वो अभी देख लेते हैं इसमें कितनी आएगी। तो जो नेक्स्ट अब प्लॉट भी बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.11 से और 0.03 तक जाएगा। ये 0.11 से स्टार्ट हो गए 0.03 तक प्लॉट गया है। और अब इसका हम देखते हैं डायरेक्टली टेस्ट को प्रेडिक्ट करके और एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट करके कि एक्यूरेसी अब आपका 0.68 हो गया। अगर आप फिर से इसको रन करेंगे तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर आपके पास में इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो जब मैंने पहले इसको एक बार रन करके देखा तो 15,000 20,000 के आसपास जो हमारी एक्यूरेसी है वो 0.7 को टच करती है। काफ़ी टाइम तक ये एक्यूरेसी, जो टेस्ट की एक्यूरेसी है 0.68 तक ही लगभग रहती है। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको टू लेयर न्यूरल नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा होगा, थियोरेटिकल भी और इम्प्लीमेंटेशन भी। अभी हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमने अभी मॉड्यूलर अप्रोच नहीं यूज़ किया है, फंक्शंस वगैरह इसमें नहीं बनाए हैं जो अदरवाइज़ आपके प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट एक दो वीडियो में हम कभी फंक्शंस वगैरह पे काम करेंगे कि जो हमारा ये पूरा का पूरा कोड है इसको हम चेंज करेंगे और फिर हम मॉड्यूलर कोड बनाएंगे जिसमें हम फंक्शंस से वैल्यू पास करेंगे, जो हमको बाद में बहुत हेल्प करेगा जब हम और बेटर CNN वगैरह या ज़्यादा हिडन लेयर्स को कंसिडर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।